नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम का वक्त है और इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। जोशीमठ की बात सबसे पहले करेंगे। मौसम खुलने के साथ साथ वहां पर जर्जर इमारतों पर फिर से एक्शन शुरू हो चुका है। जर्जर हो चुकी इमारतों को तोड़ा जा रहा है और आंकड़ों के मुताबिक 850 से ज्यादा इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें कई सरकारी भवन और होटल्स भी शामिल हैं और सबसे पहले उन इमारतों को गिराया जा रहा है जो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स को गिराने का काम चल रहा है। हथौड़े की मदद से इन इमारतों को तोड़ा जा रहा है ताकि आसपास के भवनों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो जैसे मौसम खुल रहा है वैसे फिर से एक्शन शुरू हो चुका है। 850 इमारतों में दरारें हैं और दोनों होटल्स जिन पर एक्शन शुरू हुआ था इस मौसम के आने से पहले वहां भी लगातार हथौड़े चल रहे हैं ताकि उन्हें जमींदोज किया जा सके सुरक्षित तरीके से। मौसम खुलते ही फिर से अथॉरिटीज वहां पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। प्रशासन ने फिर से अपना एक्शन शुरू कर दिया है। जर्जर हो चुकी इमारतों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। हथौड़े चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं और BRI के विशेषज्ञों की निगरानी में यह काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए इसी एक्शन की जोशीमठ से। जो इमारतें खतरे की जद में हैं उनमें से कई पर एक्शन शुरू हो चुका है और दोनों होटल जिनमें सबसे पहले बात शुरू हुई, जिन पर सबसे पहले काम शुरू हुआ, वहां पर अभी भी एक्शन चल रहा है। तो जोशीमठ में आपदा के बाद विस्थापन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और अब तक जोशीमठ के अलग अलग क्षेत्रों के 259 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन विस्थापन को लेकर लोग एकमत नहीं है। जोशीमठ के लोगों का विस्थापन करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ जहां राज्य सरकार जोशीमठ के लोगों के लिए कागजी लेखा जोखा नहीं तैयार कर पाई है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में बन रहे मास्टर प्लान के तहत ही उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको बसाने की तैयारी सरकार कर रही है और ये पीपल कोटी है। इस पीपल कोटी के इस मैदान और आसपास के परिसर में ऐसे बहुत से परिवारों को बसाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, लेकिन बहुत लोगों का एक मत नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार वन टाइम सेटलमेंट करे और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बद्रीनाथ धाम में बन रहे मास्टर प्लान के तहत उनको मुआवजा दे। लिहाजा करीब 259 ऐसे परिवार हैं जिनको बसाने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि आखिरकार अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, जिसके चलते जोशीमठ के लोगों का विस्थापन करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, पीपल कोटी, जोशीमठ। तो जोशीमठ में लोग कुदरत का 0 डिग्री टॉर्चर झेल रहे हैं। खराब मौसम ने आपदा प्रभावितों की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। ठंड का मौसम है और आपदा प्रभावित कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से राहत शिविरों में कोई खास इंतजाम नहीं है। ABP गंगा ने राहत शिविरों में रियलिटी चेक किया और उसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के लोगों पर इस बार कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। घरों में दरार आने से लोगों को राहत शिविरों में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसी बीच बर्फबारी ने आपदा प्रभावितों की मुश्किल और बढ़ा दी है। ABP गंगा राहत शिविरों का जायजा लेने पहुंचा और वहां पर की गई सरकारी व्यवस्था के बारे में लोगों से बातचीत की। जोशीमठ में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो विस्थापित किए गए लोग थे उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि आखिरकार एक रोजी रोटी का संकट तो है ही, लेकिन रात में उनकी किस तरीके से समय काट पाए वो एक बड़ी यहाँ पर इनके सामने संकट बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं जिनके घरों में दरार आई थी। सरकार की ओर से फिर इनको फैसला लिया गया कि इनको इस जगह पर नगर पालिका के भवन में इनको विस्थापित किया जाए। टेम्परेरी अभी व्यवस्था है। बहुत तकलीफ हो रही है, होगी, आज बड़ी ठंड भी है। इतना बर्फ आ रही, बारिश हो रही, बाहर घर में पूरी दरार पड़ गई है। हमारा आदमी बेरोजगार था, बेरोजगार आदमी है। जो बनाया हमने बड़ी मुश्किल से अपने मकान वो आज टूट करके नीचे आ चुकी है। यहाँ बैठ रखे हम, देखो ये एक रजाई दे रखी है, ये है यहाँ पर जैसे गाय बच्चे सोते हैं ऐसे सो रखे हैं। खाना दे रहे हो, हमें क्या करना, हमने उस खाना का
आपदा प्रभावित लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि राहत शिविरों में अभी तक सही इंतजाम नहीं है। बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है, मगर सर्दी से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं। हीटर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या व्यवस्था है? बस वो रजाई है, वो बेड है, बाकी क्या है हमारे पास? हमारा जो जीवन है वो हमारे घर में ही है, जो हमारी संपत्ति वो हमारे घर में है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक हॉल है, बीमार की तरह दे रखा हमको, बस हम यही हैं रात में। बस आपदा के दौरान 863 घरों में दरारें आई हैं। इनमें से 181 घर तो पूरी तरह से असुरक्षित बताए गए हैं। सरकार ने 269 परिवारों के 900 लोगों को विस्थापित किया है। इनमें से कुछ लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो कुछ खुद से की गई व्यवस्था के भरोसे शिफ्ट हो गए हैं। बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है, जाहिर है लोगों के सामने अब खुद को महफूज रखने की चुनौती है। व्यवस्था है, काफ़ी ठंड है आज। किस तरह की व्यवस्था है? एक रजाई पकड़ा रखी है, एक कम्बल दे रखा है, वही व्यवस्था है। ठंड है, बच्चे भी हैं आपके साथ में, घर परिवार है, किस तरीके से तकलीफ हो रही है? बहुत काफ़ी। हाँ भैया, बहुत तकलीफ हो रही है। छोटी लड़की है मेरी, दूध पीने वाली है, कहाँ से इसके दूध को गर्म करके कहाँ से लाना? मैंने वैसे ठंडा दूध पिला रही, वैसे होटल से ला रही, उसको दे रही पिलाने के लिए। ठंड का मौसम है, ये ठंड में, और हमारी उम्र इस वक्त 74 साल की है। क्या बुढ़ा आदमी और बच्चा बिना आग का तो नहीं रह सकता। अभी कुछ रोज पहले ही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि राहत शिविरों में जरूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ें। अभी कुछ रोज पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जोशीमठ पहुंचा था। निरीक्षण के बाद विपक्ष भी सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहा है। जब मैं वहां गया था तब में और आज में हालात और बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नीयत से या जो फौरी तौर पर इंतजामात किए जाने हैं उसको कम करने की नीयत से इस तरीके से वहां काम कर रही है। लोगों के सिर से छत छिन गई है। राहत शिविरों में जरूरी सुविधाएं न होने से लोग परेशान हैं। सरकारी दावे अपनी जगह हैं, मगर आपदा प्रभावितों का दर्द सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। और जोशीमठ संकट के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी ही दल की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 करोड़ की इनकम होती और इससे लोगों को दोबारा बसाया जा सकता था। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती, और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, समझा नहीं पाया। मैं जैसे योग्य नेता कि मैं लोगों को समझा पाया। आखिर में जो वाक्य उन्होंने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है मेरा, मैं इस बात को समझा नहीं पाया। जोशीमठ में लोग तो घरों से बेघर हुए ही हैं, लेकिन इस आपदा की मार यहाँ के पशुओं पर भी आई है। लोगों के जानवरों को अभी शेड्स में रखा गया है। इसी को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह बताया है कि हमारी टीम लगातार जोशीमठ में और आपदा में प्रभावित जानवरों का सर्वे भी कराया गया है। वहाँ पर हमने सारे जानवरों का एक सर्वे करा लिया है। कुछ पेट्स हैं, डॉग्स जिनको छोड़ा गया है, 5 से 7 हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वो नहीं है इस वक्त प्रॉब्लम। और जो कैटल्स हैं लगभग 100 के आसपास हमारे कैटल्स होंगे, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी जो टेम्प्रेरी शेड निर्माण जो सेफ जगह पर है उसके लिए CVOs को डायरेक्शन दे दिया है। उनके जो खाने की व्यवस्था है, जो उनके साइलेज की व्यवस्था है, जो भूसे की व्यवस्था है, वो हमने ऑलरेडी पशुपालकों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। कोई भी पशु भूख से ना किसी की डेथ हो और किसी को बीमारी ना हो, उसके लिए लगातार हमारी टीम धरातल पे काम कर रही है। बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की एक और तस्वीर सामने आई है और इसमें बद्रीनाथ धाम में बिछी हुई जो बर्फ है वो साफ दिखाई दे रही है।
बर्फबारी इस कदर हुई है कि मंदिर परिसर सफेद नजर आ रहा है। मंदिर हो या फिर आसपास के पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई नजर आती है। बद्रीनाथ धाम का दृश्य। बर्फबारी के बाद सफेद चादर बर्फ की मंदिर पर और आसपास के इलाकों में। और जोशीमठ की ही तरह टिहरी के लोग भी दहशत में जी रहे हैं। टिहरी झील का जलस्तर घटने से और बढ़ने से पिपोला गांव के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस झील का जलस्तर 830 मीटर तक भरने की इजाजत थी, मगर टीएचडीसी की मनमानी के चलते झील तो 832 मीटर तक भर गई। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों के घरों में दरारें आ चुकी हैं, कई घर तो रहने लायक नहीं बचे और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास के लिए नीति बनाई जाए। घरों में जो दरारें आई हैं उससे लोग दहशत में हैं। टिहरी में आप देखिए, झील में जो पानी बढ़ा है उसको लेकर वो परेशान है। और अब आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ का ऐसा स्थान जहां की मान्यता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे और श्रद्धालु यहां पर आकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। इस प्राचीन स्थान की मान्यता क्या है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु का ये धाम देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर मान्यता है कि आने वाले वक्त में भगवान बद्री विशाल श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कहां करेंगे? इसी को लेकर एबीपी गंगा पहुंचा है जोशीमठ में एक ऐसी जगह पर जहां पर इस मान्यता का जवाब भी मिलेगा और उसकी कहानी भी समझ आएगी। सवाल यह है कि अगर भगवान बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे तो सैकड़ों सालों बाद वो दर्शन कहां देंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूं भविष्य बद्री में, और भविष्य बद्री इसलिए आजकल चर्चाओं में है कि पुराणों में जो वर्णन है कि कुछ दिनों बाद बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उस दौरान ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। जब ये घोषित करे गए थे उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले आपने ये सब जो तीर्थ घोषित करे हैं ये एक दिन अलोप हो जाएंगे, इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा, वही भविष्य का उद्धार करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्री धाम में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आत्म में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है। लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहाँ जो भी स्वरूप भगवान का बन रहा है
वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। तो यहाँ जो भी देवी देवता भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं। आप लोग बहुत ही प्रेम और लगन लगाकर इसके दर्शन करें। मान्यता ये भी है कि 2013 में केदार घाटी में आई आपदा के बाद से ही भविष्य बद्री में भगवान की प्रतिमा बननी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि ये मूर्ति यहाँ खुद से बन रही है। देखिए यहाँ पर ये भगवान का जो है यहाँ पर ये दर्पण बन रहा है। अभी ये भगवान का दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर से शीश आ रहा है। ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। आप ये नेत्र है, एक नेत्र ये है, ये दोनों नेत्र यहाँ आ रहे हैं भगवान के। और ये दर्पण अभी बन रहा है भगवान का। यहाँ पर भगवान जो है पद्म आसन में बैठ के भजन कर रहे हैं। पद्मासन देखिए ये हाथ आ रहा है। ये हाथ के पंजे, उंगली और अंगूठों का निशान है। ये बिल्कुल गोल घुटना है। देखिए मुड़ा हुआ जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए हैं। भविष्य बद्री आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भी मान्यता है कि भविष्य बद्री की मूर्ति खुद आकार ले रही है। भगवान विष्णु के आकार अपना आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार। आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। मान्यता है कि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तो क्या पौराणिक मान्यता सही है और क्या बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर रानीखेत से है। वहां पर खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। वन विभाग की जमीन पर खनन के खिलाफ एक्शन चल रहा है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने एक जेसीबी को सीज कर दिया है। बड़ी खबर, खनन माफिया पर एक्शन रानीखेत में। वन विभाग की जमीन पर खनन माफिया जो सक्रिय था उस पर एक्शन लिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक जेसीबी मशीन जो कि खनन के काम में वहां पर माफिया इस्तेमाल कर रहा था उसको सीज कर दिया गया है। ये देखिए आप, ये पूरा क्षेत्र जहां पर खनन माफिया सक्रिय है रानीखेत में। एक जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा की जा रही है। भाजपा प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा का कहना है कि बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। देखिए आप, आईटी सेल के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल। जोशीमठ से खबर, बैठक में आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हैं। और पार्टी का जो आधार है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है और हम तभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाए हैं। जिस तरीके से आपको पता है आईटी और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई अन्य विपक्षी दल नहीं कर सकता है। बहुत बार पार्टी पर अटैक हुए विपक्षियों द्वारा, जो प्लानिंग की गई उसका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सोशल मीडिया आईटी के वॉलंटियर्स ने जो काम किया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बैठक देहरादून में हो रही थी। और रुद्रपुर मुख्य बाजार इलाके में मोबाइल की दुकान पर लूट का मामला सामने आया है। एक युवक दुकान के अंदर घुसता है, उसने अपने मुंह को रुमाल से ढक रखा है। युवक दुकानदार को मोबाइल दिखाने के लिए कहता है। मोबाइल हाथ में लेने के बाद ये पैसे देने के बजाय तमंचा दिखाने लग जाता है और इसके बाद ये वहां से फरार होने लगता है, मगर दुकानदार इसे पकड़ लेते हैं और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इधर श्रीनगर में धारी देवी की मूर्ति को जल्दी ही नए मंदिर में स्थापित करने की तैयारी चल रही है। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए धारी देवी मंदिर का नए सिरे से रंग रोगन किया जा रहा है। आज से नवनिर्मित मंदिर में धारी देवी के नाम से पाठ भी शुरू कर दिया गया है, जबकि मंदिर में मूर्ति 28 जनवरी को शिफ्ट की जाएगी। नहीं तो
सबसे पहले जगह का शुद्धिकरण किया जाएगा और 21 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पाठ किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। 24 तारीख से हमारा सतचंडी का पाठ शुरू होगा। हालांकि 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।